वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सब अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि लैंड के काफी सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं। किसी जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है तो किसी जमीन पर एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, और जो रोड्स, हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी हमने लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट करी हैं। सो इस वीडियो में हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। बुक में आपको 2 तरह के एरियाज बताए गए हैं, नंबर 1 रिपोर्टिंग एरिया एंड नंबर 2 ज्योग्राफिकल एरिया। रिपोर्टिंग एरिया में काफी सारा डेटा लिखा होता है अबाउट डिफरेंट लैंड यूज कैटेगरीज। अभी थोड़ी सी देर में हम इन डिफरेंट लैंड यूज कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। और ज्योग्राफिकल एरिया में जिस चीज का डेटा लिखा होता है वो है इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडिया के पास जितनी भी जमीन है वो सब ज्योग्राफिकल एरिया है, और इसी को हम इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहते हैं। बिकॉज इस रीजन में इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं। नॉर्मली इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स रहता है। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया तभी चेंज होता है जब इंडिया किसी कंट्री को हराकर उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर ले, या फिर कोई और कंट्री इंडिया को हराकर इंडिया की जमीन के ऊपर कब्जा कर ले। बट आपको सिर्फ यही लर्न करना है कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स रहता है, क्योंकि इंडिया हर साल लड़ाई नहीं लड़ता, और अगर इंडिया फाइट करता भी है तो मैक्सिमम टाइम इंडिया की टेरिटरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एरिया के डेटा को कलेक्ट करता है, वेयर एज ज्योग्राफिकल एरिया के डेटा को सर्वे ऑफ इंडिया कलेक्ट करता है। और लास्ट पॉइंट है कि रिपोर्टिंग एरिया में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया में रेयरली कोई चेंज आता है, तो इसीलिए ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स रहता है। अब नेक्स्ट हम डिफरेंट लैंड यूज कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। लैंड को यूज करने की 9 टाइप्स की कैटेगरी होती हैं। नंबर 1 करंट फैलो लैंड। करंट का मतलब होता है अभी, प्रेजेंटली, और फैलो का मतलब होता है जिसे खाली छोड़ रखा है। तो करंट फैलो लैंड का मतलब हुआ ऐसी लैंड जिस पर 1 साल या 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। लेस देन 1 ईयर का मतलब हुआ कि उस लैंड पर 7-8 मंथ या 11 मंथ से कोई भी एग्रीकल्चर नहीं की गई है। सो इसे आप सिंपली ऐसे लर्न कर लो कि करंट फैलो लैंड के ऊपर 1 ईयर या 1 ईयर से कम टाइम पीरियड के लिए कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुई है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि लैंड को रेस्ट मिल सके, ताकि वो लैंड नेचुरली अपने न्यूट्रिएंट्स को रीगेन कर सके और वापस से फर्टाइल हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी है फैलो अदर देन करंट फैलो। इस लैंड के ऊपर 1 ईयर से ज्यादा पर 5 ईयर से कम टाइम पीरियड के लिए कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुई है। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इसके ऊपर 5 ईयर से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है। अब इसके नाम को आप ध्यान से देखो, क्योंकि इतने लंबे समय से इस लैंड के ऊपर कोई भी एग्रीकल्चर नहीं किया गया है, तो लोगों को लगता है कि ये एक वेस्ट लैंड है जिसके ऊपर कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं है। बट इसके नाम में ही लिखा है ये कैसा वेस्ट लैंड है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कल्टीवेशन की जा सके। सो इन शॉर्ट कल्चरेबल वेस्टलैंड के ऊपर
कल्टीवेशन करना पॉसिबल है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड बैरन होती है, मतलब हम इसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट एरिया। आप इन चारों कैटेगरीज को एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी है नेट सोन एरिया, मतलब वो एरिया जिस पर कम से कम साल में एक बार क्रॉप्स को उगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल इस लैंड के ऊपर कम से कम साल में एक बार क्रॉप्स उगाई गई थी, तो ये हो जाएगा हमारा नेट सोन एरिया। और इस एरिया में साल में 2 बार क्रॉप्स उगाई गई। सो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है नेट सोन एरिया प्लस उस एरिया को दोबारा से ऐड करना है जिसके ऊपर सेकेंड टाइम क्रॉप्स को ग्रो किया गया है। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों। अब नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रूव्स, मतलब ऑर्चर्ड्स, वो एरिया जिसके ऊपर फ्रूट ट्रीज को ग्रो किया गया है। ग्रूव्स को नेट सोन एरिया में काउंट नहीं किया जाता है, बिकॉज नेट सोन एरिया में उस लैंड को गिना जाता है जिसके ऊपर क्रॉप्स ग्रो करी गई हों। बट ग्रूव्स में तो फ्रूट ट्रीज उगाए जाते हैं जो कि क्रॉप्स नहीं है, और इसीलिए ग्रूव्स को नेट सोन एरिया में काउंट नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है पास्चर्स, मतलब वो एरिया जिसके ऊपर एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं। पास्चर्स के ऊपर पंचायत की ओनरशिप होती है। पास्चर एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, मतलब विलेज का कोई भी इंसान इन पास्चर्स को यूज कर सकता है। अभी थोड़ी देर में हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है फॉरेस्ट। ये नाम सुनने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि जिस एरिया के ऊपर ट्रीज हैं, जंगल हैं, उसे हम फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है। एक चीज होती है एक्चुअल फॉरेस्ट और दूसरा होता है फॉरेस्ट। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जिस एरिया के ऊपर सच्ची में फॉरेस्ट है उसे हम कहते हैं एक्चुअल फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट होता है वो एरिया जिसे गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया हो कि हम तो इस एरिया को फॉरेस्ट मानते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जिस एरिया में सच्ची में फॉरेस्ट है उसे हम कहेंगे एक्चुअल फॉरेस्ट, और अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम तो सिर्फ इस एरिया को फॉरेस्ट की तरह आइडेंटिफाई करेंगे, सो इस एरिया को हम फॉरेस्ट कहेंगे बिकॉज इसे गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। और लास्ट कैटेगरी है नॉन एग्रीकल्चरल यूज लैंड, मतलब वो लैंड जिसे हम एग्रीकल्चर के पर्पस से यूज नहीं करते, बल्कि हम इसके ऊपर रोड्स, हाउसेस और इंडस्ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप आपको ये 9 टाइप्स की लैंड यूज कैटेगरी समझ में आ गई हों, बिकॉज ये 9 कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लैंड यूज कैटेगरीज चेंज होती रहती हैं। इंडिया में इन लैंड यूज कैटेगरीज के चेंज होने के 3 रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन है साइज ऑफ द इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी का साइज इंक्रीज करने लगा, जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही थी। और ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब होता है कि लैंड के ऊपर भी प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज्यादा कंस्ट्रक्शन होने लगी, ज्यादा हाउसेस, ज्यादा स्कूल, ज्यादा हॉस्पिटल्स, ये सब कंस्ट्रक्ट होने लगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लैंड के ऊपर क्रॉप्स को ग्रो किया गया। सेकंड चेंज है कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी। ऐसा नोटिस किया गया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को छोड़कर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एम्प्लॉय हो रहे हैं, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज को छोड़कर सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट जिस लैंड के ऊपर पहले एग्रीकल्चर होती थी, आज उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स बन रही हैं, मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज कैटेगरी इंक्रीज हो रही है। और थर्ड चेंज है
हर एक डेवलपिंग कंट्री के इनिशियल स्टेजेस में सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं और कंट्री की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ही होता है। बट फिर धीरे धीरे इकोनॉमी की कॉम्पोजिशन चेंज होने लगती है और धीरे धीरे लोग सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं और अब कंट्री की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, वेयरएज सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। आई होप आपको ये तीनों चेंजेस समझ में आ गए हों। अब हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी एक लैंड यूज कैटेगरी कम होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी लैंड यूज कैटेगरी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता था वो कम होता जा रहा है बिकॉज उसके ऊपर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। एज अ रिजल्ट नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज इंक्रीज हो रहा है। एग्रीकल्चर लैंड भी एक लैंड यूज कैटेगरी है, यह आपकी बुक में नहीं बताई गई बट इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दी गई हैं, जैसे करंट फैलो, फैलो अदर देन करंट फैलो एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि एग्रीकल्चर लैंड अगर डिक्रीज कर रहा है तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट हम इस टेबल से कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। नंबर 1, सबसे ज्यादा इंक्रीज आया है नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज कैटेगरी में बिकॉज ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज्यादा रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट क्रिएट करे जा रहे हैं। और सेकंड रीजन है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज इंक्रीज कर रही हैं। एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा लैंड के ऊपर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड शॉप्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। सेकंड कंक्लूजन है कि हमें फॉरेस्ट एरिया में भी इंक्रीज देखने को मिलता है बिकॉज गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एरिया को फॉरेस्ट की तरह आइडेंटिफाई कर रही है। नेक्स्ट कंक्लूजन है कि हमें करंट फैलो लैंड में इंक्रीज देखने को मिला। ये इसीलिए किया जाता है ताकि लैंड को रेस्ट मिल सके और ये लैंड अपने लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करके वापस से फर्टाइल हो सके। और फोर्थ कंक्लूजन है कि हमें नेट सोन एरिया में भी इंक्रीज देखने को मिला बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया है। सो एज अ रिजल्ट कल्चरेबल वेस्ट लैंड के ऊपर वापस से कल्टीवेशन होने लगा है जिसकी वजह से नेट सोन एरिया इंक्रीज हो रहा है। ओनरशिप के बेसिस पर हम लैंड को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स एंड नंबर 2 प्राइवेट। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के ऊपर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है और प्राइवेट लैंड के ऊपर एक इंडिविजुअल की ओनरशिप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को पूरी कम्युनिटी यूज कर सकती है बट प्राइवेट लैंड को सिर्फ वो इंडिविजुअल ही यूज कर सकता है या उस इंडिविजुअल की फैमिली। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को कोई भी ह्यूमन यूज कर सकता है, बस उस इंसान को कुछ ऑब्लिगेशंस मतलब कुछ जिम्मेदारियों को फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को पल्यूट नहीं करना है और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के ऊपर अपनी दादागिरी नहीं दिखानी है और भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट। विलेज का कोई भी इंसान इस फॉरेस्ट में जाकर लकड़ियां कलेक्ट कर सकता है। कम्युनिटी पास्चर, यहाँ पर विलेज का कोई भी इंसान अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवा सकता है। कम्युनिटी वाटर बॉडीज, मतलब विलेज के कुएं या विलेज के तालाब में जाकर कोई भी इंसान वाटर कलेक्ट कर सकता है। ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स रूरल एरियाज में रहने वाली विमेन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मतलब ये कम्युनिटी फॉरेस्ट में से खाना बनाने के लिए फ्यूल कलेक्ट कर सकती हैं। फ्यूल का मतलब होता है लकड़ियां। और कम्युनिटी पास्चर्स में जाकर अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवा सकती हैं।
अब तुम लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बुक में ऐसा क्यों लिखा है कि ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स रूरल एरियाज में रहने वाली विमेन के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो इसका आंसर है कि हम सब जानते हैं कि अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज दोनों में ही मैन एंड विमेन रहते हैं। बट फिर जो रूरल एरियाज के मैन होते हैं वो जॉब ढूंढने के लिए अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं। तो अब रूरल एरियाज में बचा कौन? सिर्फ विमेन। और इसीलिए ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स विलेज में रहने वाली विमेन्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आज हमने पूरा लैंड वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम एग्रीकल्चर को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।